तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी जोन। आज की हम वीडियो में बताने वाले हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। इसके बारे में शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे, फुल रिवाइज करेंगे, कम समय और ज़्यादा नॉलेज देंगे। तो इसमें हम बताने वाले हैं क्या क्या संख्याओं का ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं कि संख्याएं कितने टाइप की होती है, क्या उस कौन कौन से नंबर की कौन सी संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम बता दें कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इस सब के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और सेकेंड जो है हमारा वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में बताने वाले हैं। तीसरा जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बताएंगे, एचसीएफ एलसीएम के बारे में बताएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत को बताएंगे और इसका एल्गोरिथम बताएंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण बताएंगे कि किस तरह से आप अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर पाइएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात हम बता दें कि एचसीएफ और एलसीएम के लिए हमने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम केवल संख्याओं के ज्ञान के बारे में बताएंगे, फुल थ्योरी विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, एक एक संख्याओं के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू किया जाए। पहला जो है मेरा प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं जो होती है प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल से, आप समझ लीजिए कि मानते हैं कि आपके घर में कितने कुर्सियां हैं, तो आप काउंट किस तरह कीजिएगा, एक लाल वाली, एक काला, एक दो तीन चार, इस तरह से वन से शुरू कीजिएगा और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। आपके घर में अगर पाँच है तो एक से शुरू कीजिएगा, पाँच तक जाइएगा। तो जब भी प्राकृत संख्या जो होती है क्या होती है, गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे एक से शुरू होगा और ये प्राकृत संख्या जो होती है इन्फिनिटी तक जाती है, गिनती की सीमाएं नहीं होती है, ये अनंत तक होती है। तो ये एक से शुरू होगी। और कोई कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होती है इन्फिनिटी होता है, अनंत तक होता है। और इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे एन द्वारा डिनोट किया जाता है। और दूसरा संख्याएं जो है ये पूर्ण संख्याएं हैं। यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाएगा तो जो बची संख्या है, यानी जो बनी संख्या, यानी प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दीजिएगा तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे कि प्राकृत संख्या यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा प्राकृत संख्या है, इसमें हमने शून्य को शामिल कर दिया, तो ये जो पूरी संख्याएं बनी, संख्याओं का समूह बना, ये हमारा होल नंबर कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो जाएगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें शून्य हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगी इन्फिनिटिव होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव तक जा रही है, इन्फिनिटिव तक जा रही है यानी अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं आगे की। और अगला जो है भिन्न संख्याएं क्या होती है। तो भिन्न संख्याएं क्या होती है, तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। तो इसको हम एग्जाम्पल से आपको बता दें कि भिन्न संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में एक रोटी है और आपको तीन भाई बहन के बीच में बांटना है उस रोटी को, तो उसके तीन भाग में डिवाइड कीजिएगा। उसको एक रोटी को तीन भाग में डिवाइड कीजिएगा और एक एक भाग को दे दीजिएगा तीनों को। तो इस तरह से जो संख्या बचेगी उसी को हम भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे तो एग्जाम्पल से समझिए कि भिन्न संख्या क्या होती है। मान लेते हैं कि आपके घर में एक रोटी है और उसको तीन भाई बहन के बीच में बांटना है, तो थ्री से आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये जो हो जाएगा, यही जो होगा यह हमारा भिन्न कहलाएगा। भिन्न कहलाएगा, ये ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो अंश बटा हर जो होता है ये भिन्न संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आगे देखा जाए कि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, भिन्न संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये नोट में आप नोट कर लीजिएगा। अगला संख्या जो है हमारा पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर भी हम बोलते हैं और इसे आई और जेड द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए, यानी पूर्ण संख्या के साथ क्या कर रहा है, तो जीरो, या ये हो गया हमारा शून्य हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, ये हमारा शून्य हो गया, इधर वन टू
3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटिव, अनंत तक जा रहा है। तो ये हमारा कौन सी संख्या, ये हमारी कौन सी संख्याओं का समूह हो गया? जीरो से लेकर के इन्फिनिटिव यानी धनात्मक प्राकृत संख्याओं मिला करके ये पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं हो गए। अगर हम केवल जीरो हटा दें इसमें से तो ये संख्याएं जो होगी हमारी प्राकृत संख्याएं होगी। ठीक है, प्राकृत संख्याएं होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए, यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, इस तरह डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो इसको हमने शामिल कर दिया, तो ये जो संख्याओं का समूह बना ये हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। इसमें हमारा शून्य भी शामिल है और हमारा धनात्मक पूर्णांक इधर हो जाएगा और इधर हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इधर हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, इधर हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ये जो होता है जीरो होता है, इसमें जीरो भी शामिल होता है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या भी शामिल होता है और धनात्मक प्राकृत संख्या भी शामिल होता है। तो आप समझ गए कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? ये ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और इसमें शून्य भी शामिल होता है। अगर कोई कहता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ये क्या हो सकता है? माइनस इन्फिनिटिव हो सकता है, माइनस इन्फिनिटिव। अगर -7 कहते हैं यानी माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। इधर क्या होता है कि इन्फिनिटिव तक जा रहा है ऋणात्मक। अगर बात करें सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या की बात करें जो धनात्मक वाला होगा, तो इधर की ओर जितना जाएगा तो ये भी प्लस इन्फिनिटिव यानी प्लस इन्फिनिटिव की ओर जा रहा है। तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या नहीं लिखा जा सकता, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटिव तक जाता है। एक धनात्मक होता है तो एक ऋणात्मक होता है। छोटी जो वाली जो संख्या होती है ऋणात्मक की ओर होती है और बड़ी वाली जो होती है धनात्मक की ओर होती है। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। हमने पढ़ लिया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाएगा तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर हमने पढ़ा भिन्न संख्या क्या होती है, तो जिन संख्याओं को हम भाग के रूप में निरूपित करते हैं वह पूर्ण भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया कि एक रोटी है, 3 लोगों के बीच में बांटना है तो 1/3 हो जाएगा। यही भिन्न होता है। ऊपर वाला जो होता है अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो भिन्न को अगर हमको डिनोट करना होगा तो अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, यानी पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल कर देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हमको पढ़ना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या बदला जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 लेते हैं तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 3 जो है इसके वटा में 1 हमेशा छुपा रहता है, तो ये 3/1 हो गया। यानी कि हम ये p/q के फॉर्म में आ गया। p का मान 3 आ जा रहा है, q = 1 आ जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी 3/1 एक परिमेय संख्या है। यानी q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी हो, q हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है। ये होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/7 लिख दें, ये भी p/q के फॉर्म में है। p 5 है, q हमारा 7 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर लिखते हैं -3/2 तो -3 जो हो जाएगा p हो गया और 2 हमारा q हो गया, तो ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी परिमेय संख्या है। अगर लिखते हैं 7/9 तो ये भी हमारा p/q के फॉर्म में है, ये भी हमारा क्या है? p/q के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और p और q जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए? p और q जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। तो अभी हमने पूर्णांक के बारे में बताया कि पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा p जो होगा 3 होगा
ये 3 जो है पूर्णांक संख्या है। अगर -3 कहते हैं ये भी पूर्णांक संख्या है, तो -3/2, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, यानी पी और क्यू दोनों पूर्णांक है तो होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो -3/2 ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ईटी से इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। या बदला जा सके, यहाँ पे एक डिफिनीशन में भी लिखा है कि जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके या बदला जा सके। यानी बदलने का मतलब ये हो रहा है कि अगर 5 है तो इसके बटे में 1 छुपा रहता है, तो बटा में 1 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें कि परिमेय संख्या, जैसे कि अगर हम कहते हैं 2.14, ये भी हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि 10 डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट है, तो इसको हम उड़ा करके दशमलव उड़ा करके क्या लिख देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको हम 2 जीरो लगा देंगे, तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। फिर और देखिए यहाँ पे अगर लिखते हैं 3.12, तो इस दशमलव के बाद भी 2 अंक है तो दशमलव उड़ा करके 2 जीरो हम दे देंगे, तो ये भी हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। बदल दिए यानी बदला जा सके तो बदल दिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। चलिए, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके और ना ही बदला जा सके, तो उसको भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें भी ध्यान रहे कि q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q हमारा पूर्णांक हो सकता है। जैसे जैसे पाई का वैल्यू जो होता है 3.1415926 इस तरह से डॉट 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 बढ़ते जाता है, डिजिट जो होता है बदलते जाता है, तो इस तरह से मालूम नहीं चल पा रहा है हम लोगों को कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, जिसके कारण हम बटा में उतना जीरो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम इसको p/q के रूप में नहीं बदल सकते। तो इसलिए ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अगर बात करें √2 की बात करें, ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 की बात करें अपरिमेय संख्या है। √5 की बात करें अपरिमेय संख्या है। चलिए, अब एक हम आसान तरीका से बता दें कि अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानें कि रूट वाला जो है अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा कि जिसका भी वर्गमूल निकल जाए, जिसका भी रूट का वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या है। जैसे कि √16 की बात करें तो इसका, √16 का बात करें तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आ रहा है, तो 4 क्या है ये, तो 4 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ये प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक है, और ये परिमेय संख्या भी है। यानी √16 जो है ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसका भी रूट का वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकले वह अपरिमेय है। जैसे √7 की बात करें, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए √7 जो है ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात करें पाई का वैल्यू जो डेसिमल वाला होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। अगर 22/7 पाई = 22/7 होता है, ये p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल वाला पाई का वैल्यू अपरिमेय संख्या होता है, और पाई = 22/7 जो होता है ये जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए, अब एक डायग्राम की मदद से हम वास्तविक संख्याएं क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं, और इसके साथ साथ हम जितनी भी संख्याएं के बारे में पढ़े वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये डब्बा जो है इसमें प्राकृत संख्या है। जैसे एग्जांपल समझ ले 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया, एक जीरो को शामिल कर दिया, यानी हमने जीरो को शामिल कर दिया। 0 1 2 3 ये तो हो ही गया, इसमें हमने केवल जीरो को शामिल कर दिया, तो ये पूरी संख्याएं यानी ये पूरी डब्बा बनी, ये हमारी पूर्ण संख्या की डब्बा बन गई। फिर हमने इसमें क्या किया कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल किया, यानी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक हमने इसमें शामिल कर दिया। तो ये पूरी डब्बा जो बन गई, किस चीज़ की बन गई डब्बा, हमारी पूर्णांक संख्या की डब्बा बन गई, पूर्णांक संख्याएं की डब्बा बन गई। और ये सभी पूर्णांक संख्याओं में
हमने रूट वाला शामिल कर दिया, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म को शामिल कर दिया, या हमने रूट का फॉर्म को शामिल कर दिया, यानी जिसका भी वर्गमूल निकल जाए, जैसे रूट 16 हो जाएगा, रूट 36 हो जाएगा, ये सब का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका 6 होगा, इसका वर्गमूल 4 होगा। तो इन सभी संख्याओं यानी पी बाई क्यू के फॉर्म की संख्याओं को इसमें शामिल कर दिया, तो ये सारी संख्याएं जो है हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ ले कि ये बॉक्स है, इसमें अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिसका भी वर्गमूल नहीं निकले, जिस भी संख्या का रूट के वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अब समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि हम इस परिमेय को और इस अपरिमेय को एक डब्बा में शामिल कर दें तो यही संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो अब कोई डाउट नहीं है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। दो से पूरी तरह भाग होने वाली संख्याएं, अर्थात जिसका शेषफल शून्य आ जाए और जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो संख्या जो होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे अगर बात करें 64 की बात करें, 2 से हमने डिवाइड किया 3, फिर 4 आया, 2 से डिवाइड किया 4, यानी इसका शेषफल जो आ रहा है शून्य आ रहा है। ठीक है, जिसका शेषफल शून्य आ रहा है तो ये संख्याएं जो हो जाएगी 64 संख्या जो हो जाएगी सम हो जाएगी। ठीक है, तो बिना भाग दिए भी आप बता सकते हैं, इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। जिस संख्या के यानी जिस भी संख्या के, यानी मान लेते हैं कि ये एक संख्या है, इसके इकाई स्थान की संख्या क्या है, लास्ट वाली को इकाई स्थान की संख्या बोलते हैं। तो इकाई स्थान पे क्या हो, शून्य हो, 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन पांचों डिजिट में से यानी इन पांचों अंकों में से कोई एक हो इकाई स्थान पे, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई स्थान पे इन पांचों में से कोई एक हो, तो वह संख्याएं जो होगी सीधा आंख मूंद करके बोलिएगा कि सम संख्या है। ठीक है, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं कि विषम संख्याएं क्या होगी। इसकी के विपरीत होगी, यानी इसी के उल्टा होगी, यानी 2 से पूरी तरह भाग ना लगने वाली जो भी संख्याएं हैं, यानी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि बात करें, अगर हम 7 की बात करें, अगर 73 की बात करें, तो ये 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, यानी 2 3 जा 6 1, फिर 3 आया 2 6 जा 12, इसका शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यानी कि जो पूरी तरह से ये विभाजित नहीं हुआ, इसका शेषफल 1 आ रहा है, तो इसलिए 73 जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। इसी को भी आसान तरीक़ा से समझ लीजिए, कितना से भी कितना बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, यानी 7 3 7 9 8 7 कहते हैं, तो मान लीजिए ये एक संख्या है। ठीक है, ये एक संख्या है, तो इसके इकाई स्थान पे क्या है 7 है। तो इसमें से देख लीजिएगा कि जिस भी बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई स्थान पे 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट हो या कोई भी एक अंक हो जिस भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंत में या इकाई स्थान पे, तो समझ जाइएगा कि वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। सीधा आंख मूंद करके कहिएगा कि वह संख्या विषम संख्या है। अब हम देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है, यानी भाज्य संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी वैसी संख्याएं जो 2 डिजिट से या 2 संख्याओं से विभाजित हो, 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो जाए, या वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर 36 की हम बात करें, ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 9 से भी, 6 से भी, 12 से भी और 18 से भी, और 36 खुद से भी डिवाइड हो रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि 36 जो है दो से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, या दो से अधिक इसका गुणनखंड है, दो से अधिक इसका गुणनखंड है। यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। यानी 36 की गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9 है। तो हम कह सकते हैं कि 36 संख्या जो है ये भाज्य संख्या है। फिर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 72 की बात करें, ये भी हमारा भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है, आप डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। अगर बात करें हम 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 4 और 3 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड होगा ये, ठीक है। और बात करें 7 8 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 से होगा डिवाइड, हाँ 12 से भी डिवाइड होगा, 13 14 50 60। तो देख लीजिएगा कि जो भी संख्या दिया गया होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 6 की बात करें तो ये हमारा 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 1 से भी होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से देख लीजिएगा, गुणनखंड निकाल के देख लीजिएगा कि कितनी संख्याओं से वो डिवाइड हो जा रही है। अगर वो 2 से अधिक उसका गुणनखंड आ रहा है तो वह संख्याएँ भाज्य संख्याएँ कहलाएंगी। अगर बात करें सबसे छोटी, अगर इसके हम भाज्य संख्याओं की लिस्ट के बारे में बात करें तो भाज्य संख्याएँ 4 हो जाएगा, फिर हमारा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर हमारा 9 हो जाएगा। इस तरह से डॉट 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 तक चलते जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो 4 हो जाएगा, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या के बारे में, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्याएँ क्या हो जाएगी, तो इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके। और बात करें कि अभाज्य संख्याएँ क्या होती है, तो इसी के उल्टा हो जाएगा कि वे संख्याएँ जो केवल स्वयं से भाग हो और जिनके ठीक दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, तो वैसी संख्याएँ जो होगी अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 7 की बात करें तो यह 7 7 से यानी खुद से डिवाइड हो रहा है 7 से, और 1 से यानी 1 और 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी गुणनखंड की संख्या ठीक दो गुणनखंड हो, यानी 1 और 2, इसका भी ठीक दो गुणनखंड आ रहा है, तो इसलिए 7 जो हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। 13 की बात करें तो 13 का भी 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड हो रहा है 13, तो इसका भी दो गुणनखंड है 1 और 13, तो यानी 1 और 13 इसका ठीक दो गुणनखंड है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। 17 की बात करें तो 1 से डिवाइड हो रहा है और 17 खुद से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी 17 जो है अभाज्य संख्याएँ हो जाएगी। अभाज्य संख्याओं के समूह के बारे में बात करें तो हमारा क्या है, हमारा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह से ETC डॉट 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 तक इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, और सबसे बड़ी हमारी इन्फिनिटी है यानी अनंत तक है। यानी कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं लिखा जा सकता, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं लिखा जा सकता, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या भी नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या है, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्याएं या जब भी पूछेगा तो दो संख्याओं के बीच पूछेगा या दो से अधिक संख्याओं के बीच। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 7 और 9 के बीच सह अभाज्य संख्या क्या होगी, जब भी दो नंबर संख्याएं देगा या नंबर देगा, ठीक है, दो नंबर देगा या संख्याएं, दो संख्याएं देगा और पूछेगा कि क्या ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के सह अभाज्य है संख्याएं हैं या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकाल लेंगे। 7 का गुणनखंड 7 × 1, फिर 9 का
थ्री इंटू थ्री इंटू वन हो जाएगा। और इन दोनों में से हम HCF निकालेंगे, दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे तो वन, अगर HCF हमारा वन आ रहा है तो समझ जाएंगे, यानी जब भी HCF दो संख्याओं का HCF अगर वन आएगा, यानी ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF वन आता हो, तो वह दोनों संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF वन आता हो तो वह दोनों संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि 3 और 5 के बारे में बताएं कि 3 का गुणनखंड 3 इंटू वन और 5 का 5 इंटू वन, दोनों में HCF वन आ रहा है, यानी दोनों में कॉमन नंबर क्या है, वन है, इसलिए HCF हमारा वन आ रहा है। तो वन जब जिसका भी HCF आएगा वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी एक दूसरे की, यानी 3 और 5 एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने HCF निकालने के लिए कि कैसे LCM और HCF निकालते हैं, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको भी HCF और LCM निकालना नहीं आता है तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, यानी वास्तविक संख्या रेखा किसे कहते हैं या इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम साधारण लैंग्वेज में समझा दें डायग्राम के माध्यम से कि एक लाइन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने शून्य ले लिया। ठीक है, इस शून्य के इस साइड हमारा धनात्मक हो गया, धनात्मक प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, इस साइड हमारा ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो गया, यानी कि ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें वास्तविक संख्या रेखा की बात कर रहे हैं तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आना चाहिए। तो अगर हम पाई की बात करें, पाई इक्वल टू 3.14, तो ये पाई की वैल्यू जो है कहाँ पे आएगा इस संख्या रेखा पे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 3 के जस्ट थोड़ा बाद, क्योंकि 3.14 है तो 3 के जस्ट थोड़ा बाद ये पाई का वैल्यू होगा मेरा इस संख्या रेखा पे। फिर अगर हम बात करें 1/2, 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो फिर परिमेय संख्या 1/2 कहाँ होगा मेरा, तो 1 यहाँ पे है और 1/2 कह रहा है, यानी इसके बीच में होगा 1/2। तो 1/2 हमारा यहाँ पे होगा। अगर बात करें कि अगर हम बात करें -1/2 कहाँ है, तो -1/2 यानी जीरो के इस साइड वाले जो होगा ऋणात्मक साइड वाली, ऋणात्मक साइड में हमारा -1/2 होगा। तो -1 ये हो गया और -1/2 कह रहा है, यानी इसके बीच में होगा -1/2। इस तरह से हम वास्तविक संख्या रेखा खींच सकते हैं और जिस भी संख्याओं का वास्तविक संख्या रेखा पूछेगा, जिस भी संख्या का, जैसे कि 5/7 का पूछेगा, 3/2 का पूछेगा, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा कि दोनों के बीच में कहाँ पे हमारा डिजिट फंस रहा है, कहाँ पे हमारा संख्या फंस रहा है, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।